आदाब दोस्तों, मैं कलीम सहारनपुरी उत्तर प्रदेश से। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद है जो बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े रहनुमा, बड़ी बड़ी पार्टी के बड़े बड़े नेता, उन्होंने उनके इंटरव्यू पॉडकास्ट किए, लेकिन आज हम इनका इंटरव्यू लेंगे। इनको लोग आसिफ खान के नाम से जानते हैं। तो आज हम इनसे जानेंगे बिहार विधानसभा चुनाव के बारे में, सहारनपुर की राजनीति के बारे में और देश के अन्य मुद्दों पर बात करेंगे। तो आसिफ खान साहब, सबसे पहले आप ये बताएं, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी क्या राय है? किसकी सरकार बनने जा रही है और किसको कितनी सीटें मिलेगी? देखिए, बिहार के ताल्लुक़ से आप जो बात कह रहे हैं उसमें सबसे पहले मैं आपसे ये अर्ज़ कर दूं कि मैं चोट की वजह से घर से नहीं निकल पा रहा हूं, यहाँ तक कि मैं दिल्ली भी नहीं जा पाया और मैं बिहार के इलेक्शन को उस तरह से नहीं देख पा रहा हूं जैसे कि एक एक्टिव जर्नलिस्ट देख पाता है। मेरे पास फ़िल्टर होकर ख़बरें आ रही हैं। जो मेरे अपना एक फ्रेंड सर्किल है, जो मेरे साथ लोग काम करते थे बिहार में, वो मौजूद है। मैं उन लोगों से बातें करता हूँ। कई न्यूज़ ग्रुप्स हैं जिनका मैं हिस्सा हूँ। जानकारी निकल के आती है। तो जहाँ तक आपने मुझसे ये पूछा कि सरकार कौन बना रहा है, किसकी कितनी सीटें आ रही हैं, हम पिछले कई चुनावों में ये चीज़ देख चुके हैं और आप भी देख चुके हैं कि जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं या जिनको आप नए ज़माने के एतबार से अगर कहें कि सोशल मीडिया या यूट्यूबर्स जो हैं, इन्फ्लुएंसर, मतलब ये तमाम लोग जो देखते हैं, हमें वो नतीजों में नज़र नहीं आता। उसकी क्या वजूहात हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज़ जानती हैं। इलेक्शन कमीशन पे भी उसके इल्ज़ामात लगते रहते हैं, बीजेपी पे इल्ज़ाम लगते हैं कि वो जो रिज़ल्ट होता है, जो नतीजा है, उसे वो अपने हक़ में मोड़ लेते हैं। मगर अभी भी इस चुनाव में भी जो नज़र आ रहा है, मुझे बज़ाहिर तौर पर महागठबंधन को, यानी कांग्रेस आरजेडी गठबंधन को एक एज नज़र आ रहा है। मुझे लगता है कि ये सरकार बनाएंगे, लेकिन जो तौर तरीक़ा बीजेपी का, जेडीयू का जो इलेक्शन में काम करने का है, या उनके पास जिस तरह की मशीनरी है, मशीनरी इन द सेंस कि उनका अपना कार्यकर्ता और फिर सरकार को हमेशा, किसी की भी सरकार हो, उसे एक सपोर्ट मिलता है जो सरकारी मशीनरी होती है उससे। तो उसका एक डर है, वो मेरे भी जहन में है। क्या अभी 2020 के जो विधानसभा परिणाम आए थे बिहार के, उसको देखते हुए आप कह रहे हैं कि वहाँ पर गठबंधन की सरकार बनेगी? बिल्कुल नहीं। बात दरअसल ये है कि हमें एक बात को समझना होगा जी। बिहार हमारे देश के सबसे गरीब राज्यों में से एक है, लेकिन मेरा अपना जो देखने का अंदाज़ है बिहार को, वो ये है कि बिहार सबसे जागरूक राज्यों में से भी एक है राजनीतिक रूप से। बिहार जो नतीजे देता है, बिहार के गरीब लोग जो नतीजे देते हैं, वो और कहीं उस तरह से स्पष्ट तरीके से हमें देखने को नहीं मिलते। बिहार कई मर्तबा पिछले कई चुनावों में ये जाहिर कर चुका है कि बिहार को रोज़गार चाहिए, बिहार को अच्छी सड़कें चाहिए, बिहार को आर्थिक रूप से संपन्नता चाहिए, और ये चीज़ वहाँ नीतीश कुमार की सरकार दे नहीं पा रही है। नीतीश कुमार के नाम पे एक सुशासन बाबू का एक टैग लगा हुआ है। हो सकता है कि कानून व्यवस्था के मामलों में नीतीश कुमार ने कुछ बेहतर वहाँ पे काम किए हों, लेकिन ओवरऑल वो बिहार की जो जनता है, बिहार का जो युवा है, उसकी उम्मीदों पर मुझे नहीं लगता कि वो खरा उतरे हैं। और जिस तरह से बिहार में छात्राओं पर लाठीचार्ज हुए, बिल्कुल छात्राओं पर लाठीचार्ज हुए, छात्रों पर लाठीचार्ज हुए। गरीब के मामले में अगर देखा जाए तो आप इसे थोड़ा सा और अगर पीछे जाएं तो कोरोना काल में बिहार के लोगों ने सबसे ज़्यादा मुसीबत झेली, क्योंकि बिहार से ही सबसे ज़्यादा पलायन हुआ है। गरीबी की वजह से बिहार के लोग महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यहाँ सब काम करने के लिए जाते हैं। और जब कोरोना में लॉकडाउन लगा तो बिहार के लोग सबसे ज़्यादा वापस भी हुए और पैदल आए। वो कितने ही लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और लोगों को रोज़गार गंवाने पड़े। तो ये तमाम चीज़ अगर देखें तो सरकार का जो रवैया रहा है वो बिहार की जनता के प्रति, वो मुझे नहीं लगता कि वो सहानुभूति वाला रहा है। सरकार बड़ी, मतलब उसे अगर कहा जाए कि सरकार बिल्कुल ठंडा रिस्पॉन्स, अच्छा, नीतीश कुमार का एक ठंडा रिस्पॉन्स रहा है और वो नतीजों में दिखना चाहिए। क्या बिहार विधानसभा से पूरे देश की राजनीति पलट सकती है? सुनने में आता है कि सरकार गिराने की कोशिश में, या सरकार गिर सकती है अगर ये बिहार चुनाव हार गए एनडीए? ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि जेडीयू की कितनी सीट आती हैं, बीजेपी की अपनी कितनी सीट आती हैं, और फिर महागठबंधन को कुल कितनी सीट मिलती हैं। किसी एक राज्य के चुनाव से केंद्र सरकार पर बहुत ज़्यादा फ़र्क तो नहीं पड़ा करता।
इतना हो वो सकता सुनने है। में आता है ना, नीतीश जी पलट जाते हैं। हाँ, वो नीतीश जी तो अभी कह चुके हैं इस चुनाव में कि अब हम नहीं पलटेंगे, हम आखिरी बार पलट चुके, अब आइंदा हम बिल्कुल नहीं पलटेंगे, वो तो अभी इस चुनाव में भी उन्होंने कहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने आपसे बताया ना कि जेडीयू की अपनी कुल कितनी सीटें आती हैं, और अगर जेडीयू की इतनी कम सीट आती हैं कि वो बीजेपी के साथ मिलकर सरकार नहीं बना पा रहे हैं, तो फिर नीतीश बाबू का पलटना एक बार और हो सकता है। और जो आप कह रहे हैं कि हो सकता है वो हो जाए, लेकिन केंद्र की सरकार बहुत जल्दी नहीं गिरेगी, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा, जिस तरह से आप देखते हैं असदुद्दीन ओवैसी को इन्होंने महागठबंधन में नहीं लिया क्योंकि वो असदुद्दीन ओवैसी हिस्सेदारी की बात करते हैं, इसका ये वजह है उन्होंने गठबंधन में नहीं लिया, वो हिस्सेदारी की बात करते हैं, या फिर ऐसी बात है कि जिससे उनके जो वोट है वो भी कट जाएगा असदुद्दीन ओवैसी को गठबंधन में लेने के? असल में क्या है कि असदुद्दीन ओवैसी को गठबंधन में ना लेने की कोई वजह तो मेरी समझ में नहीं आती है, मैं बहुत स्पष्ट तरीके से ये बात करूँगा। लेकिन जहाँ आपने दूसरी बात कही है कि असदुद्दीन ओवैसी हिस्सेदारी की बात करते हैं, हमारा सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज तक असदुद्दीन ओवैसी ने स्पष्ट तरीके से ये नहीं कहा कि वो किस तरह की हिस्सेदारी की मांग करते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, संविधान के आधार पर यहाँ सरकारें चलती हैं, राजनीति करने वाली पार्टियां या गठबंधन अपना एक प्रोग्राम, एक मैनिफेस्टो, एक घोषणा पत्र जारी करती हैं, उसके इर्द गिर्द वो सरकार चलाने की कोशिश करती हैं, उसमें अल्पसंख्यकों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, जो भी वो उनके साथ वादे करते हैं, बहुत हद तक कोशिश करते हैं पूरी करने की। लेकिन ऐसा आज तक मुझे नहीं लगता कोई सरकार रही जिसने अपने घोषणा पत्र में दिए हुए वादों को पूरा किया हो। लेकिन कोशिश ये रहती है, जहाँ तक हिस्सेदारी की बात है असदुद्दीन ओवैसी की, कुछ एमएलए बन जाएं। मेरा तो अपना तजर्बा और आपका भी ये रहा है कि ये लोग, आप रिसर्च भी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि जहाँ जहाँ असदुद्दीन ओवैसी इलेक्शन लड़ते हैं वो सिर्फ मुस्लिम बहुल सीट होती है। और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जब वहाँ इलेक्शन लड़ती है तो जो मौजूदा विधायक होता है, जो कोई दूसरी पार्टी का विधायक जीत भी सकता है, वो इतने वोट काट लेते हैं कि वो भी हार जाता है। यानी विधानसभा में आपकी जो हिस्सेदारी हो सकती थी वो तो आपने पहले ख़त्म कर दी, अब किस जगह हिस्सेदारी चाहिए? तो उनका मतलब, उनका मकसद असदुद्दीन ओवैसी का जीतना, मुख्यमंत्री बनना नहीं बल्कि आरजेडी को हराना है। नहीं, ये मुख्यमंत्री वाली तो बात, वो कह रहे हैं ना, हिस्सेदारी का मतलब ये है कि हमको मुख्यमंत्री बनाओ, डिप्टी सीएम बनाओ। पहले नहीं, डिप्टी सीएम बन के भी आपको कौन सी हिस्सेदारी मिलेगी, क्या मिलेगा? वो कह रहे हैं ना हम बनेंगे। हिस्सेदारी ये नहीं हुआ करती कि आपको कोई पद मिल जाए, पहले से समझना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे, एक मिसाल के तौर पे लेते हैं कि पिछले चुनाव में ओवैसी की पार्टी किसी राज्य के चुनाव में इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया, वहाँ जो सेकुलर पार्टी थी उसके 10 विधायक थे। ये भी आप समझ सकते हैं कि वो 10 विधायकों में से कम 8-9 विधायक तो मुस्लिम बहुल सीट से आएंगे। असदुद्दीन ओवैसी हिस्सेदारी के नाम पे जब इलेक्शन लड़ेंगे तो वो इन्हीं 10 सीटों पे इलेक्शन लड़ेंगे जहाँ से मुस्लिम विधायक थे, क्योंकि ये मुस्लिम बहुल सीट है, वो कहीं और जाते नहीं। तो ये इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं कि वहाँ असदुद्दीन ओवैसी का या मीम का, जो भी आपके AIMIM, इनका 1 या 2 विधायक जीत जाए, लेकिन ये 5 विधायक सेकुलर पार्टी के हरा दें। पहले आपके विधानसभा में 10 विधायक थे, अब इनके समेत आपके 4 या 5 विधायक होंगे, तो यहाँ तो हिस्सेदारी खत्म हो गई आपकी। जब आपके विधायक कम हो गए तो फिर आपका मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री कैसे बनेगा? हिस्सेदारी तो आपकी तभी बनेगी ना जब आप पार्टी में ज़्यादा विधायक चुन के भेजेंगे। आप सीनियर मोस्ट या ज़्यादा सीनियर, ज़्यादा तजर्बेकार आदमी ही मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनता है। दूसरी चीज़ ये कि पार्टी जिसकी है, जो उसका सर्वे सर्वा है, जिसने वो शुरू की थी, जिसका वो आइडिया है, वही बनेगा जो बनना होगा। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी में आज तक लोकतंत्र नहीं है। आप हैदराबाद देखिए या दिल्ली में देखिए, वो अपनी पार्टी के वाहिद लोकसभा सांसद हैं आज की तारीख में, तो 2 भी हुए हैं उनके बीच में। लोकसभा में उनकी पार्टी का सीनियर लीडर कौन होता है? असदुद्दीन ओवैसी, क्योंकि ये उनके परिवार की पार्टी है। और तेलंगाना विधानसभा में भी अकबरुद्दीन ओवैसी होते हैं, उनके परिवार की पार्टी है। तो ये जो इल्ज़ाम लगाते हैं कि अखिलेश यादव के परिवार की पार्टी है, तेजस्वी के परिवार की पार्टी है या राहुल के परिवार की पार्टी है, ये तो उन पे खुद ये इल्ज़ाम लगता है कि वो खुद अपने परिवार की पार्टी को लेके घूम रहे हैं। उनकी पार्टी में कहाँ से लोकतंत्र है? उन्होंने कब किसी दूसरे मुसलमान को कहीं जिम्मेदारी दी है सेंट्रल लेवल पे या कहीं जहाँ पे उनके विधायक हैं? असदुद्दीन ओवैसी के जितने भी समर्थक हैं सोशल मीडिया पे, अगर इमरान प्रतापगढ़ी बोलते हैं कि जुबली हिल्स जिस तारीख को बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं, एक हैदराबाद की सीट है उनके 1 किलोमीटर दूर आगे, वहाँ भी जुबली हिल्स में चुनाव होने हैं, लेकिन वो वहाँ कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहे हैं। जी, ये एक तरह की, क्योंकि उनका कहने का मतलब ये था कि जिस तरह इमरान प्रतापगढ़ी को वो निशाना साधते हैं, उन पर टारगेट गालियाँ देते हैं उनके समर्थक कि इमरान प्रतापगढ़ी पता नहीं क्या क्या दलाल वलाल बोलते हैं,
तो ये चीज़ें उस चीज़ से साबित होता है कि जहाँ उनको चुनाव लड़ना है वहाँ तो वो कांग्रेस की बुराई करते हैं, और जहाँ उनको चुनाव नहीं लड़ना होता है वहाँ वो बीजेपी के खिलाफ और कांग्रेस के समर्थन में उतरते हैं। और ऐसा भी है, जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी बिहार में कांग्रेस के खिलाफ बोलते हैं, तो बीजेपी के भी तो कैंडिडेट खड़े हैं, उनके खिलाफ क्यों नहीं बोलते? मेरा खुद ये सवाल रहता है, मैं भी कई मरतबा सोशल मीडिया पे लिखता हूँ, आप इलेक्शन में हैं और आप किसी सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप नीतीश कुमार के खिलाफ या जेडीयू के खिलाफ या नरेंद्र मोदी के खिलाफ या अमित शाह के खिलाफ या बीजेपी के खिलाफ भी बोलिए। आपको सारी कमियां, आप यूपी में इलेक्शन लड़ेंगे तो अखिलेश यादव में नजर आएंगी, बिहार में इलेक्शन लड़ेंगे तो तेजस्वी और लालू में नजर आएंगी, दिल्ली में इलेक्शन लड़ेंगे तो आपको अरविंद केजरीवाल में खामियां नजर आएंगी, आपको बीजेपी के किसी मुख्यमंत्री, किसी मंत्री या उनकी सरकार में खामियां नजर नहीं आती। इसीलिए फिर लोगों को तरह तरह के शक पैदा होते हैं। मैं वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ। देखिए, बात हिस्सेदारी की हो रही थी, और जो बात आपने कही कि वो इधर सपोर्ट करते हैं उधर विरोध करते हैं, उनके जो फैंस हैं, मैं तो उनको उनके समर्थक नहीं कहता, फैंस कहता हूँ, वो फ़ैन हैं एक तरह के जो लोग हैं, इस बदतमीज़ी से वो कुछ भी हासिल नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये भी है, जो ये फ़ैन हैं, मेरी बात पूरी होने दीजिए, इस बदतमीज़ी से वो कुछ भी हासिल नहीं करेंगे। उनकी पार्टी उनकी है, अगर वो तमाम मुसलमानों को साथ लेके चलना चाहते हैं तो उन्हें मुसलमानों से मोहब्बत से बात करनी पड़ेगी। अच्छा, मुसलमानों में अलग अलग मिजाज के लोग हैं। यूपी में जो मुस्लिम लीडरशिप है वो क्यों चाहेगी कि हम किसी और को अपने सर पे रखें? वो मुस्लिम लीडरशिप कांग्रेस में भी है, वो समाजवादी पार्टी में भी है, वो बहुजन समाज पार्टी में भी है। तो यहाँ जो मसला है वो आम जनता का इतना नहीं है जितना लीडरशिप का है। जो पहले से स्थापित नेता हैं वो किसी और को क्यों आने देंगे? यही बिहार का मामला है। क्या बिहार में मुस्लिम लीडर नहीं है? क्या बिहार में पिछले 40-50 साल में एमएलए, एमपी और मंत्री नहीं हुए हैं मुसलमान? जो वो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की हिस्सेदारी मांगते हैं वो बनेगा तो उसी स्टेट से ना, हैदराबाद से या तेलंगाना से तो नहीं आएगा ना। यूपी में मुख्यमंत्री बनेगा या उप मुख्यमंत्री बनेगा, यूपी का होगा। बिहार में बनेगा तो बिहार का होगा। और वो तो तब बनेगा ना जब मुसलमान उसको वोट देंगे। जब मुसलमान उसको वोट देंगे, उस पार्टी को जिताएंगे, तब बनेगा। आप तो पहले ही उस पार्टी को कमज़ोर कर रहे हैं। देखिए, एक बात को याद रखिए, ओवैसी सिर्फ अपनी पार्टी के लिए ध्रुवीकरण नहीं करते। मुसलमानों की बात करके ऐसा हो सकता है वो किसी सीट पे 30, 40, 50 हज़ार वोट ले जाएं, लेकिन जो दूसरी सेकुलर पार्टी की तरफ जो कुछ वोट जा सकता है, ओवैसी की भाषा शैली, ओवैसी के समर्थक, ओवैसी के नेताओं का प्रचार वो इस तरह का होता है कि वो दूसरे लोगों को एक तरह से डरा देता है। इसको कहते हैं रिवर्स पोलराइजेशन। आप अपनी तरफ पोलराइजेशन करना चाहते थे मुसलमानों का, लेकिन आप हिंदुओं का पोलराइजेशन कर देते हैं। सेकुलर पार्टी के वोट दो तरफ से आप कम कर लेते हैं। जो मुसलमान जाना होता है उसे खुद ले लेते हैं, जो हिंदू जाना होता है वो बीजेपी पे चला जाता है। और इस तरह से मेरा तो यहाँ तक मानना है, ओवैसी को मीडिया में जो ज़्यादा फुटेज मिलता है उसके पीछे बुनियादी वजह भी यही है कि ओवैसी की भाषा, ओवैसी का भाषण, ओवैसी की बात को रिवर्स पोलराइजेशन के रूप में बीजेपी इस्तेमाल करती है और फ़ायदा उठाती है। क्या असदुद्दीन ओवैसी की जो राजनीति है उससे मुसलमानों को फ़ायदा होता है? मुझे नहीं लगता। अगर फ़ायदा होना होता तो वो कितने सालों से नुकसान होता है। 7-8 विधायक हैं तेलंगाना में, वहाँ क्या फ़ायदा होता है? मैं खुद हैदराबाद रह के आया हूँ। ऐसा थोड़ा है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने या वहाँ इनका मेयर बनता है, वहाँ इनके विधायक और पार्षद बनते हैं, हैदराबाद को पेरिस या लंदन बना दिया हो। ऐसा नहीं है। हैदराबाद की सड़कें भी टूटी फूटी हैं। इनके भाषण से नुकसान होता है? नुकसान होता है। मुसलमानों की एक तो इमेज ख़राब हो रही है ओवरऑल। वैसे भी मुसलमानों की एक इमेज ख़राब की जा चुकी है। आप देखते हैं 24 घंटे टेलीविज़न चैनल पे मुसलमानों के ज़रा से मतलब ऐसे इश्यूज़ को लेके बातें होती जिन्हें कोई ज़्यादा तवज्जो नहीं देता। ओवैसी को एक तरह से मुझे लगता है, मेरा ऐसा मानना है, हो सकता है मैं गलत हूँ, ये तो इतिहास इसका आकलन करेगा, लेकिन मुझे लगता है कि ओवैसी को एक तरह से मॉडर्न जिन्ना के तौर पर बीजेपी और आरएसएस उनको प्रोजेक्ट कर रहा है और उनके नाम पर हिंदुओं का वोट हासिल कर रहे हैं ये लोग। बिल्कुल बात बिल्कुल जायज़ बात कह रहे हैं। और एक बात और है कि जिस तरह से उनके समर्थक हमारे शहर सहारनपुर में भी बहुत से लोग हैं। जी, बल्कि बुरा तो हम भी नहीं कहने देते उनको, क्योंकि वो हमारी एक लीडर है, हमारे मुस्लिमों के लीडर है। लेकिन उससे ये हमें साबित होता है, जब हमारे यहाँ नकुड़ विधानसभा लगती है, यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की तरफ से रिजवाना बेगम ने चुनाव लड़ा जी, लेकिन उनको कोई वोट नहीं मिला मुस्लिमों का। तो क्या सिर्फ ये बातों में सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी साहब को याद रखते हैं या फिर वोट भी देंगे? देखिए, वोट उससे पता लगना चाहिए कि वोट क्यों नहीं दे रहा है मुस्लिम। वोट उम्मीद को मिलता है। जब ये वोटर बहुत होशियार है, किसी भी कास्ट का, किसी भी
रिलीजन का वोटर हो, वो सब जानता है कि उसको वोट कहाँ देना है और कहाँ वोट दे के फ़ायदा है। अगर किसी महल्ले में 8-10 वोटर हैं किसी पार्टी के पहले से, उनका दिल चाह रहा है कि हम अब की बार इस उम्मीदवार को, इस पार्टी को वोट दें, लेकिन जब वो ये देखते हैं कि पूरा मोहल्ला, पूरी गली, पूरी बस्ती किसी एक कैंडिडेट की तरफ जाए तो वो भी अपना मन बदल लेते हैं। सहारनपुर में 2022 के चुनाव की मेरे ख्याल से आप बात कर रहे हैं, यहाँ सबको साफ नज़र आ रहा था कि यहाँ बीजेपी के मुकाबले पे अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी और उसका गठबंधन ये चुनाव लड़ रहे हैं। आरएलडी के साथ गठबंधन था, कांग्रेस अलग लड़ रही थी, बीएसपी अलग लड़ रही थी। तो सहारनपुर में उस गठबंधन को वोट दिया गया जिससे उम्मीद ये की जा रही थी कि अब की बार ये सरकार बना सकते हैं। बिहार में भी यही चल रहा है, बिहार में भी यही आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन है, और एक और पार्टी है जी, साहनी साहब की, नाम अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा उस पार्टी का। तो ये लोगों के गठबंधन को ही लोग, ज़्यादातर सेकुलर लोग, मुसलमान, पिछड़े, दलित, जिनको ऐसा लगता है कि हमें नीतीश सरकार नहीं चाहिए, वो उनको वोट देंगे। कहीं कहीं ऐसा नहीं है, सीमांचल में कहीं कहीं ओवैसी की पार्टी मजबूत है। पिछली बार भी ये 5 MLA इनके जीत के आए थे, अब की बार भी मुझे लगता है 2 से 4 MLA इनके जीत सकते हैं, निकल जाएंगे जी। अच्छा, सहारनपुर की राजनीति के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा एक सवाल, इससे पहले मैं पूरा बिहार का फाइनल कर दूं, ये असदुद्दीन ओवैसी में और इमरान प्रतापगढ़ी में आपको क्या फ़र्क नज़र आता है? क्या इमरान प्रतापगढ़ी मुस्लिमों के हक़ में अच्छे हैं या फिर असदुद्दीन अच्छे हैं? लोग कहते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर मुस्लिमों के हक़ में कोई आवाज़ उठाता है तो वो असदुद्दीन ओवैसी है। देखिए, इनमें 2-3 बातें समझने की हैं। पहले तो मैं यही बात क्लियर कर दूं, मुझे नहीं लगता कि असदुद्दीन ओवैसी खुद आवाज़ उठाते हैं। देखिए, मैं चूँकि मीडिया में रह चुका हूँ, मेरा 20 साल का तजर्बा है, हम लोगों को मालूम है कि किसकी बाइट लेनी है, कहाँ क्लैश कराना है, और टेलीविज़न का काम है TRP हासिल करना। जैसे फिल्मों में कन्फ्रंटेशन सीन होते हैं कि एक तरफ राजकुमार साहब के डायलॉग चल रहे हैं, एक तरफ दिलीप कुमार के चल रहे हैं डायलॉग, बिल्कुल उसी तरह से होता है कि कोई घटना हुई कहीं पे, बिहार के इंटीरियर में, हरियाणा, यूपी में कहीं इंटीरियर में कोई घटना हो जाती है, यूपी बिहार में बड़े बड़े मुस्लिम लीडर्स हैं, उनके सामने कोई पत्रकार माइक लेके नहीं जाता, आपकी क्या राय है इस घटना पे, ये पूछने नहीं जाता। वो हैदराबाद चला जाता है, वो हैदराबाद जो मैंने आपसे पहले कहा, ओवैसी के चेहरे को प्रोजेक्ट किया जा रहा है मुस्लिम लीडर के तौर पर, लेकिन इसमें कोई बुराई नहीं है कि कोई मुस्लिम लीडर हो जाए, मगर ओवैसी के चेहरे का जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो उनकी जो एक शबीह है, उनकी जो एक तस्वीर जो उनके पूरे वजूद की जो बनती है, उसमें सर पे टोपी है, दाढ़ी है, शेरवानी और पाजामा पहनते, इसमें कोई बुराई नहीं। सभी लीडर हिंदू मुस्लिम सब लोग पाजामा कुर्ता पहनते हैं, उससे कोई किसी मजहब का लिबास नहीं है, लेकिन ओवैसी ऐसे लगते हैं कि जैसे ये खालिस एक शक्ल जो है किसी मुसलमान की बनी हुई है, और इसी का मैं खुद वैसा मुसलमान बनना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बनना चाहता, इस बात को समझने की बात है, लेकिन बीजेपी और आरएसएस इस चेहरे का फ़ायदा उठाते हैं। दूसरा, ओवैसी की जो भाषा शैली है, वो भाषा शैली, उसमें बार बार अल्लाह का जिक्र करना, बार बार कुरान को लेके आना, बार बार रसूल अल्लाह का नाम लेना, और इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना जिससे कि ये लगे कि ये कोई मदरसे से फारिग कोई तालिब इल्म बात कर रहा है या कोई मौलाना बात कर रहा है, वो खालिस पॉलिटिकल लीडर नहीं लगते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है उनसे, उनके कई लीडर मेरे संपर्क में रहे हैं, अभी भी हैं, मैंने 2-3 बातें उनके सामने रखी थी, उन लोगों ने मुझसे बोला भी था कि आप पार्टी में जाइए, तो मैंने कहा था देखिए मैं ऐसे ओपनली पॉलिटिक्स तो करता नहीं हूँ, मैं तब भी पत्रकार था, आज भी पत्रकार हूँ। पार्टी के नाम में भी उनके कुछ चेंज होना चाहिए, इतना मुश्किल नाम लोगों से लिया नहीं जाता, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, इसका बहुत आसान सा नाम भी हो सकता है, मजलिस भी रख दीजिए, MIM रख दीजिए, तो इतना बड़ा मुश्किल सा नाम नहीं होना चाहिए। फिर उनको भारत में जो हमें इससे कोई मतलब नहीं बीजेपी क्या राजनीति कर रही है, मगर हमारे अपने मन में यह है कि हम भारत का और बंटवारा नहीं होने देंगे। भारत का बंटवारा जो आज भी इल्ज़ाम लगता है वो मुसलमानों पे ही लगता है कि मुसलमानों की ख्वाहिशों का मुल्क था पाकिस्तान। अब जब ये हिस्सेदारी का सवाल उठता है तो इस पे आप सोशल मीडिया पे हैं, आप देखें, मैं बीजेपी के सपोर्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आम हिंदू की बात कर रहा हूँ। आम हिंदू ये सोचता है कि ये हिस्सेदारी के नाम पे क्या मांग रहे हैं, क्या सीमांचल को काट के एक अलग स्टेट, क्या पश्चिम उत्तर प्रदेश को काट के एक अलग स्टेट, क्या उत्तर प्रदेश और बिहार के उत्तर में एक नया राज्य, नेपाल नया देश, हिस्सेदारी किसे कहते हैं? आप एक नया मुल्क, कल आप जहां आप आज बात कर रहे हैं, ज़िंदगी बहुत बड़ी है, दुनिया बहुत बड़ी है, कल हम भी नहीं होंगे, कल असदुद्दीन ओवैसी भी नहीं होंगे, और ये जिस तरह के फैंस
असदुद्दीन ओवैसी छोड़ के जा रहे हैं, अब से 50 साल के बाद, 60 साल के बाद कल कोई नया आदमी खड़ा होकर वो कहेगा कि हमें तो हिस्सेदारी के नाम पे हमारा मुल्क अलग बना दो, क्या ये आप इसके लिए तैयार हैं? मैं कतई तैयार ऐसा भी हो सकता है वो हिस्सेदारी की बात इसलिए करते हैं कि मुस्लिम एक जगह रहो, वोट दो, अपने MP MLA जिताओ और विधानसभा पार्लियामेंट में नहीं भेजो। जीत रहे हैं। हाँ, पहले कितने MP MLA यूपी से जीते थे? आपको याद हो 2012 में 70 के करीब MLA उत्तर प्रदेश में जीते थे, और उसका लेकिन वो अपनी पार्टी से चाहते हैं, मेरी वो अपनी पार्टी से चाहते हैं कि मेरे MLA। उससे क्या होगा कि सौदेबाजी की जो पावर है ना वो ओवैसी के हाथ में होगी ना। दरअसल वो सौदेबाजी करना चाहते हैं सेक्युलर पार्टीज, मुसलमान विधायक हो, MIM का हो, समाजवादी का ना हो, बहुजन समाज पार्टी का ना हो, कांग्रेस का ना हो। इसीलिए वो इन पार्टी के नेताओं को दरी बिछाने वाला, दलाल जो लफ्ज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके फैंस जो इस्तेमाल करते हैं, वो इस तरह से नवाजते हैं। मगर मैंने फिर कहा आपसे, इस ज़बान से ओवैसी के फैंस और ओवैसी कोई फ़ायदा अपनी पार्टी का नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मुसलमान के मिजाज में हिंदुस्तान से मोहब्बत है। मुसलमान हिंदू के साथ मिलकर रहता है, रहना चाहता है। वो तो बीजेपी को ही बर्दाश्त नहीं करता। आम मुसलमान का मिजाज ये है कि धार्मिक राजनीति बीजेपी करती है, ये ना करे, धार्मिक राजनीति ओवैसी करते हैं, ये ना करें। एक बात बीच में रह गई, मैं काफ़ी दूर तक ले गया हालांकि इस बात को। आपने कहा इमरान प्रतापगढ़ी और ओवैसी की राजनीति में क्या फ़र्क है? देखिए, एक तो उम्र में बड़ा फ़र्क है दोनों की। इमरान प्रतापगढ़ी भी नए हैं, लेकिन शायरी ने उन्हें बड़ा मशहूर किया है, मुशायरों ने उनके नाम को बहुत दूर दूर तक पहुंचाया। सबसे बड़ा फ़र्क जो आपको और हम सभी लोगों को समझने चाहिए वो ये है, ओवैसी को एक तैयार प्लेटफॉर्म मिला था। उनके दादा की, उनके वालिद साहब की तैयार की हुई पार्टी थी। अपने वालिद साहब की ज़िंदगी में वो विधायक बन गए थे, उनके बाद वो सांसद बन गए। इमरान प्रतापगढ़ी ने जो हासिल किया वो अकेले अपने दम पे हासिल किया। इमरान प्रतापगढ़ी के पीछे बताने दिखाने के लिए कुछ नहीं है। दूसरी बड़ी चीज़ जो है, जो समझने की है, जो लोग समझ सकते हैं, वो ज़बान है। मेरे अपने नज़रिए से इमरान प्रतापगढ़ी जब टेलीविज़न पे जाते हैं, इमरान प्रतापगढ़ी जब कहीं बात करते हैं भारत की राजनीति पे, वो ज़्यादा सूट करता है, वो ज़्यादा अपील करता है बनिस्बत ओवैसी के। ओवैसी की बातचीत में एक इश्ताल अंगेज़ी है, थोड़ा सा भड़काने वाली से अल्फाज होते हैं उनके। एग्जैक्ट तो नहीं मैं कह रहा हूँ कि वो भड़काती ही हैं, लेकिन जो लबो लहजा है वो इमरान प्रतापगढ़ी का ओवैसी से बहुत बेहतर है। और तीसरी अहम बात जो इमरान प्रतापगढ़ी और ओवैसी के ताल्लुक़ से आपने पूछी वो ये है कि इमरान प्रतापगढ़ी सिर्फ मुस्लिम की राजनीति नहीं करते, जो कि ओवैसी को भी नहीं करनी चाहिए। वो कांग्रेस की विचारधारा की राजनीति करते हैं। देखिए, वो विचारधारा कांग्रेस की है या भारत की है? भारत की विचारधारा जो है वो एक मिलीजुली संस्कृति की विचारधारा है। उत्तर भारत के ताल्लुक़ से आप देखो तो वो गंगा जमनी तहजीब की विचारधारा है। और एक शेर बड़ा मशहूर है, वो फिल्मों में, टेलीविज़न में भी खूब मतलब इस्तेमाल किया गया है कि चमन में इख्तलाते रंगो बू से बात बनती है, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। सिर्फ देखिए, ये ध्रुवीकरण की राजनीति हमेशा बहुसंख्यक समाज की राजनीति करने वाली पार्टी को सूट करती है। अल्पसंख्यक समाज दुनिया में कहीं भी ध्रुवीकरण करके कामयाब नहीं हो सकता। पिछले चुनाव में यूपी में आपने देखा होगा, योगी आदित्यनाथ ने 80-20 के फार्मूले की एक बात की थी। जो 80% है, अगर उनमें ध्रुवीकरण होगा वो तो 45% एक तरफ चले जाएंगे। बिल्कुल। आप तो 20% आपके साथ कौन आएगा? बिल्कुल। आपकी भाषा, आपकी राजनीति का प्रोग्राम, आपकी राजनीति का मकसद ऐसा होना चाहिए कि आप तो खड़े ही हैं, आपके साथ और भी लोग आएं, लोगों को आपसे उम्मीदें हों, लोग ये समझें कि नहीं ये बेहतर आदमी है, इसको वोट दिया जाए, तो इसका ये हमारे हक में बेहतर काम करेगा। तो इसका मतलब मुस्लिमों को एक ऐसा दल या पार्टी चुननी चाहिए जिसको सभी वर्ग का वोट मिले और हिस्सेदारी मिले। बेशक। देखिए, हिस्सेदारी तो मैं नहीं मानता कि धर्म के नाम पे कोई हिस्सेदारी हो। हिस्सेदारी तो इंडिविजुअल की होती है। मुझे क्या चाहिए? मुझे रोज़गार चाहिए। जब मैं बच्चा हूँ तो मुझे शिक्षा चाहिए। मैं जवान हो रहा हूँ तो मुझे स्वास्थ्य चाहिए। एक ऐसा एटमॉस्फेयर चाहिए जिसमें मैं शिक्षा ग्रहण करके अपना रोज़गार, कारोबार हासिल कर सकूँ, अपने आप को स्थापित कर सकूँ, समाज में एक सम्मानित नागरिक बन सकूँ। फिर जब मेरा परिवार बढ़े तो वही सब मैं अपने बच्चों के लिए कर सकूँ। भीड़ के लिए कोई हिस्सेदारी नहीं हुआ करती। भीड़ की हिस्सेदारी मांगने वाला सौदागर होता है। सरकार किसी की भी हो, आप नॉर्मल तरीके से देखिए, भले ही आज योगी आदित्यनाथ की सरकार है और भले ही मुसलमानों का 90-95% जो वोट बीजेपी को नहीं जाता, लेकिन
बिजली पर, सड़क पर, पानी पर, स्वास्थ्य पर, यहाँ तक के जो 5 किलो वाली जो स्कीम राशन की चलाई हुई है, उससे फ़ायदा क्या हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, गरीब, दलित, आदिवासी को नहीं हो रहा है? सरकार किसी की भी हो, असल फ़ायदा योजनाओं से होता है और योजनाओं से फ़ायदा व्यक्ति को होता है। भीड़ की राजनीति करने वाले सिर्फ अपने लिए चाहते हैं जो भी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि भीड़ मेरे पीछे चले और इस भीड़ के दम पर मैं सौदागरी करूं। मैं इसे राजनीति के लिए अच्छी चीज़ नहीं अच्छा, मेरा एक सवाल और है जी। भारतीय जनता पार्टी किस एजेंडे पर सरकार बनाती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे बड़ा एजेंडा तो वो बहुसंख्यक समाज को लेकर जो ध्रुवीकरण करते हैं वो है, बुनियादी तौर पर धर्म के नाम पर। धर्म के नाम पर। दूसरा, उन्होंने एक तरह से जो कल्ट बना दिया है नरेंद्र मोदी को सेंटर में। मोदी से बड़ा नेता देश में किसी को नहीं माना जाता। उन्होंने मोदी जी की एक ऐसी इमेज गढ़ ली है कि जो एक तरह से वो कल अगर भारत में मोदी जी का मंदिर बन जाए और मोदी जी को भगवान की तरह पूजा जाने लगे तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बीजेपी के पास पैसा है, अकूत संपत्ति है, उनके पास इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उद्योगपति, व्यापारी हैं और मीडिया बीजेपी का सपोर्ट करता है। ऐसे में जो बीजेपी के खिलाफ जो राय बन सकती है वो राय मीडिया बनाता है और आप देखते हैं पूरा दिन जो मीडिया है वो मोदी, योगी, बीजेपी के पक्ष में बल्लेबाजी करता है और जब एक पक्षीय हो जाता है सब कुछ तो लोगों के पास सोचने समझने की शक्ति नहीं रहती। आप जब तस्वीर का दूसरा रुख दिखाएंगे ही नहीं तो लोग दूसरे रुख को भूल ही जाते हैं। वो समझते हैं कि बस तस्वीर यही है जो सामने नज़र आ रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं। और यही सब हो रहा है। बीजेपी को इन 3 चीज़ों का फ़ायदा हो रहा है। सहारनपुर की राजनीति के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस तरह से सहारनपुर में राजनीति हो रही है, असल में एक चीज़ और कहना चाहता हूँ। जिस तरह से हमारे शहर के अंदर रोज़ाना मर्डर के कारनामे हो रहे हैं, ख़बरों में आता है कि आज फलानी जगह मर्डर हो गया, लेकिन उस पर लोगों की भी ये हम सुनते हैं, ख़बरों के माध्यम से देखते हैं, लोग कहते हैं कि लीडर किसी के काम के नहीं है। हम पुकारते रहते हैं, वो नहीं आते। तो उसकी क्या वजह है? लोगों को क्या ऐसी वजह है कि लोगों ने वोट भी दिया तो लीडर उनके पास क्यों नहीं जा रहे जबकि उनकी ज़रूरत है? देखिए, मर्डर का जहाँ तक ताल्लुक़ है, ये इसमें 2 चीज़ें हैं, आपसी रंजिश, आपसी इख्तलाफात, बेईमानियाँ, धोखेबाजियाँ। जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाते हैं और वही चीज़ कन्वर्ट होती है फिर हत्या में, कत्ल में। ये सिर्फ कानून व्यवस्था का मामला नहीं है। मैं नहीं मानता कि इसमें पुलिस फेल है या सरकार फेल है। सिर्फ कानून व्यवस्था का मामला भी है। जब मर्डर हो जाता है, कत्ल हो जाता है, कोई जुर्म हो जाता है, कानून तब आता है बीच में। कानून उसके बाद अपराधी को पकड़ता है, पकड़ के उसको अदालत में पेश करता है और उसके खिलाफ कोर्ट एक्शन लेती है, जो भी कुछ होना होता है। मगर ये सिचुएशन ऐसी पैदा क्यों हुई कि किसी को किसी की जान क्यों लेनी पड़ी? वो जो शख्स अपराधी बना उसका इतना नुकसान नहीं, वो जो कत्ल हो गया। सबसे बड़ा नुकसान तो उसका हुआ जो अपराधी बन गया, जिसने जान ले ली। अब वो जब तक खुद जिंदा रहेगा या उसकी आने वाली 3, 4, 5, 6 पीढ़ियों तक लोगों को ये लोग उनको ये ताने देते रहेंगे, तुम्हारे यहाँ फलाने मर्डर कर दिया था, ये तो कातिलों का ख़ानदान है, ये तो मुजरिम लोग हैं, अच्छी जगह रिश्ते भी नहीं होते, अच्छे लोगों में उठना बैठना भी ख़त्म हो जाता है। तो सबसे बड़ा तो जो ज़िंदा रह जाता है ये अपराध या कत्ल, उसके लिए नुकसानदेह है। जहाँ आपने बात कही कि नेता नहीं आते, मैं ये बात इसको समझने की ज़रूरत है कि नेता को वहाँ क्यों जाना चाहिए। किसी शख्स के क्रियाक्रम में जाना चाहिए, उसको सुपुर्द खाक करने जाना चाहिए, या लोगों के साथ सिंपैथी के लिए जाना चाहिए, सहानुभूति का इजहार करने के लिए जाना चाहिए ताकि कानूनी पकड़ मजबूत हो। बिल्कुल, हाँ, मैं वहीं आ रहा था जो बात आपने कही। तीसरी चीज़ यही है कि लोग ये चाहते हैं कि भाई हमारे आदमी की जान चलेगी और फला शख्स ने इसकी जान ले ली, अब तुम हमारे साथ खड़े हो, पुलिस पे दबाव बनाओ इसको अरेस्ट करने का, इस पर सख्त धाराओं में इस पर मुकदमा हो। जहाँ तक सख्त धारा की बात है तो कोई किसी की जान लेगा तो उसमें 302 ही लगती है। पुराने अगर IPC के एतबार से बात करें, BNS में धाराएं बदल दी गई हैं तो लोगों को 302 ही याद है आज भी। 307 है कि आपने किसी के ऊपर हमला कर दिया, उसको जान से मारने की कोशिश की। तो ये इन धाराओं में ही मुकदमा दर्ज कराना चाहते हैं पुलिस से। मगर मैं एक चीज़ और देख रहा हूँ जो मुझे कहते हुए बड़ा अफसोस होता है। हम ये देखते हैं कि यूपी में सरकार तो एक योगी की है और बीजेपी इसको ऐसे प्रोजेक्ट करती है जैसे किसी संत की सरकार है। मगर जितना भ्रष्टाचार पुलिस में इस दौर में हुआ है, मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। आज पुलिस बगैर पैसे लिए काम नहीं करती।
आप सही मुकदमा कराने चले जाइए, आप अपनी सही जांच कराने चले जाइए, पुलिस उठती नहीं है, पुलिस कोशिश ही नहीं करती। भ्रष्टाचार इसकी बुनियादी वजह है। तो कानून कमज़ोर है। तीसरी चौथी चीज़ जो है, जिन नेताओं की तरफ मेरे ख्याल से आप इशारा कर रहे हैं, इस सरकार में सबसे बड़ी शिकायत तो सरकार की पार्टी यानी बीजेपी के नेताओं की ही रहती है कि साहब थानों में नेतागिरी ख़त्म कर दी गई। बिल्कुल। तो जब सरकार के ही नेता थानों में कोई काम नहीं करा पाते, पुलिस पे कोई दबाव नहीं बना पाते, तो आप ये देखिए विपक्ष के नेताओं की, विपक्ष के विधायक की क्या औकात है? कुछ भी नहीं। विपक्ष का विधायक तो आज की तारीख में पार्षद बन गया है। विपक्ष के सांसद की भी कोई बहुत बड़ी वैल्यू नहीं रही है। तो कुछ अपनी जान बचाने की भी कोशिश करते हैं कि साहब कहीं किसी, आज की तारीख में ऐसा हो गया बात रोक के कि कहता हूं विवादित जी, शख्सियत विवादित ना हो जाए, शायद इसलिए भी नहीं जाते। जी, हमने सुना है कि लोग कहते हैं कि पब्लिक बहुत समझदार है जी, उनको ये भी मालूम है कि विपक्ष की कहीं सुनवाई नहीं है जी। तो फिर इसके बावजूद वो क्यों बुलाना चाहते हैं अपने लीडर को? इसकी वजह बताएं। पब्लिक कमज़ोर है। सबसे बड़ी बात जी, पब्लिक का जो ज़्यादा बड़ा हिस्सा है वो कमज़ोर है। और दूसरे वो ये चाहते हैं कि भाई हमारी नहीं सुनी जा रही, इनकी सुनी जाएगी। ये जानते हुए भी कि इनकी नहीं सुनी जा रही, वो इसलिए बुलाते हैं कि हमने तुम्हें वोट दे के एहसान किया था, तुम हमारे साथ खड़े होकर एहसान करो। जबकि मैं नहीं मानता कि वोट कोई एहसान है। वोट आपने इसलिए दिया था कि आपको उम्मीदें थी, आप अपनी उम्मीद का विधायक चुनना चाहते थे, आप अपनी उम्मीद का सांसद चुनना चाहते थे, आप अपनी उम्मीद की सरकार चुनना चाहते थे। आपने किसी को वोट दे के कोई एहसान नहीं किया। और वोट का बदला ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई शख्स आपकी नौकरी लगवाए सिफारिश करा के, कोई शख्स आप गैर कानूनी काम करते हैं, बिना डीएल के आप बाइक चला रहे हैं, बिना इंश्योरेंस के आप बाइक या कार चला रहे हैं, और जब आप पकड़े जाएं तो फिर नेता आपको छुड़वाए। आप भी तो गैर कानूनी काम कर रहे हैं। होना तो ये चाहिए कि जब आपने कार निकलवाई है, बाइक निकलवाई है, तो आपका डीएल, आपका इंश्योरेंस, आपका पोल्यूशन सर्टिफिकेट, आपके पास उसकी आरसी, ये प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, पूरे पेपर आपके पास होने चाहिए। नेता का इस्तेमाल हमारे देश में सबसे गलत होता है, ख़ास तौर से उत्तर भारत में 3-4 स्टेट्स में। हम ये सोचते हैं कि हमने प्रधान चुन लिया तो हमारे रिश्तेदारों के ऑपरेशन कराने ये ले जाएगा, हमारे मुकदमे ये लड़ेगा, हमारे खेतों में फसल में काम कराने भी यही चला जाएगा। प्रधान बनाना, विधायक बनाना, सांसद बनाना, ये लोकतंत्र का हिस्सा है। और हमारे मिजाज, हमारे देश की जनता का थोड़ा सा यहाँ पे गलत है कि वो उसे अपना पर्सनल असिस्टेंट मान के चलते हैं कि चलो साहब हमारे यहाँ ये हो गया, चलो विधायक जी आ जाओ, विधायक जी आ जाओ, एमपी साहब नहीं आ रहे हैं। एमपी एमएलए के काम कुछ और हैं और हम उनसे कुछ और काम लेने लगे। बिल्कुल। इसीलिए पूरा सिस्टम गड़बड़ा गया। यूपी में भी 2027 के चुनाव आने वाले हैं। बिल्कुल। तो सहारनपुर में हमने सुना है कि जिस तरह से कहते हैं कि हिस्सेदारी की बात होगी कांग्रेस महागठबंधन में, इंडिया महागठबंधन में, कि अगर सहारनपुर में 7 सीटें हैं तो कम से कम आधी आधी दोनों को मिलनी चाहिए। आधी आधी कैसे मिलेंगे? 3.5 सीट पे मिला वो अब हमारे सांसद साहब ने भी यही बात कही। आधी आधी नहीं, वो कहा है ना हिस्सेदारी की बात। हिस्सेदारी का मतलब यही है कि जितने आपके एमएलए चुनाव लड़ेंगे इतने हमारे लड़ेंगे। देखिए ये तो मुमकिन नहीं है। अगर इसको आधा आधा भी करेंगे तो या तो 4 पे कांग्रेस लड़ेगी, 3 पे समाजवादी लड़ेगी जी। नहीं तो इसका ऑपोजिट होगा कि 4 पे समाजवादी लड़ेगी और 3 पे कांग्रेस लड़ेगी। ये भी हो सकता है कि जो मेरे सुनने में हिसाब से किसका दबाव ज़्यादा है, दबदबा ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में, किसका झुकाव ज़्यादा है? देखिए नो डाउट इसे कोई नकार नहीं सकता, और अगर कोई नकारता है तो बेवकूफ़ी की बात करता है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी का दबदबा है, समाजवादी पार्टी के वोट ज़्यादा हैं, सीटें ज़्यादा उन्हें मिलेगी। रही सहारनपुर की बात, जो मुझे लगता है, देखिए मैं ये बात साफ कर दूं आपसे, सांसद यहाँ पे इस वक्त कांग्रेस से हैं इमरान मसूद जी, जीते गठबंधन से। बिल्कुल। लेकिन इमरान मसूद का परिवार और इमरान मसूद इतने बरसों से सहारनपुर में राजनीति कर रहे हैं। आपने तब भी देखा जब वो किसी पार्टी के विरुद्ध खड़े हो गए, तब भी देखा जब वो किसी पार्टी को छोड़ के कहीं और चले गए। वो जीत नहीं सकते मगर इतनी हैसियत ज़रूर रखते हैं किसी को हरा दें। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा ये मानना है कि इसमें बड़ी खूबसूरती से गठबंधन करना चाहिए। 1-2 सीट की वजह से पूरे इलाके के माहौल को, सहारनपुर की जनता सबसे मोहब्बत करती है, सहारनपुर की जनता इमरान मसूद से मोहब्बत करती है, सहारनपुर की जनता उमर अली ख़ान से मोहब्बत करती है, सहारनपुर की जनता का एक बहुत बड़ा हिस्सा आशू मलिक से भी मोहब्बत करता है। तो सहारनपुर की जनता अखिलेश यादव से और राहुल गांधी से मोहब्बत करते हैं। ज़िले के हक़ में जो बेहतर हो वो फैसला करना चाहिए गठबंधन में जब सीट शेयरिंग की बात हो। जी, तो सीट शेयरिंग ये करेंगे या फिर वो करेंगे? जहाँ तक मुझे लगता है सीट शेयरिंग तो ऊपर ही होगी। ऊपर ही होगी जी। तो ये कहते हैं कि हम करेंगे। देखिए हर लीडर को, हर नेता को अपनी बात रखने का हक है जी। और
अपने कद को बड़ा करने का हक है, बिल्कुल। वो उनसे छीना नहीं जा वैसे इसमें कोई शक नहीं, इमरान मसूद से दमदार नेता पूरे ज़िले के अंदर नहीं है इस वक्त तो कह सकते आपके हैं। नज़रिए से। जी, मैं देखिए सांसद भी हैं हमारे वो, और उनका जो काम करने का तरीका रहा है पिछले 15-20 साल में, तो मैं उस वक्त हालांकि सहारनपुर में नहीं रहता था, लेकिन मेरे सुनने में ये सब आया कि रात को 2:30 बजे भी फ़ोन कर दें तो इमरान मसूद वहाँ पे मौजूद हैं, सुबह को 4 बजे भी फ़ोन कर दें तो इमरान मसूद वहाँ पे मौजूद हैं। ये आपने भी मौजूदगी की बात की, मैं ये तब बात करना चाहता था। इमरान मसूद हों या दूसरी पार्टी के और नेता हों, हमारे कई युवा लीडर यहाँ पर हैं, समाजवादी पार्टी से हैं, सब लोग काम कर रहे हैं और लोगों के बीच में हैं, और इस तरह के नेताओं को आगे आना चाहिए, पढ़े लिखे लोगों को, और जो एक्टिव लोग हैं ख़ास तौर से पॉलिटिक्स में। मुसलमानों को ऐसे नेताओं की ज़रूरत है, ये ना हो कोई भी हो। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मुसलमानों को ऐसे नेताओं की ज़रूरत है जो उन्हें मुस्तकबिल की मंजिलें दिखाए, ना कि ऐसे लोगों की जो उन्हें कई सौ साल पुराने फर्जी किस्से सुनाए। मुसलमानों की राजनीति का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि मुसलमानों को कहानियाँ सुनाई जाती हैं, मुसलमानों को मंजिलें नहीं दिखाई जाती। जब तक इस कौम को आप मंजिल नहीं दिखाओगे, तरक्की नहीं होगी। 2, 4, 6, 10, 20, 50 MLA बना के उनकी तरक्की होगी, कौम की तरक्की कैसे होगी? जो विधायक बन जाता है तरक्की उसकी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। जो वोट देता है जो वोटर, उसकी तरक्की कहाँ होती है? उसकी तरक्की तो तब होगी जब उसके घर में शिक्षा होगी, जब उसके पास खाने को राशन होगा, जब उसके पास एक रोज़गार होगा, जब उसके बच्चों की अच्छे घरों में शादियां हो जाएंगी, उसके अच्छा मकान बन जाएगा, उनका कारोबार वो इस्टेब्लिश हो जाएंगे। उनकी तरक्की तो तब होगी, और उनको तरक्की का एहसास तब होगा जब वो अच्छी सड़कों पर चलेंगे, जब उनके घरों का पानी प्रॉपर्ली नालियों में से निकल के जहाँ भी ड्रेनेज सिस्टम के ज़रिए जहाँ जाना होगा वहाँ जाएगा, उनको कीचड़ में ना चलना पड़े, बरसात में उनके घर ना डूबें। उनको तो तरक्की का एहसास तब होगा। MLA जिताने किसकी है? ये जिम्मेदारी हमारे लीडर्स की है, पॉलिटिशियंस की है। और इसके साथ साथ हमारी जो सोशल लीडरशिप है, हमारी जो सामाजिक संस्थाएं हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि जहां नेता नहीं पहुंचता वहां सामाजिक कार्यकर्ता पहुंचता है, वही नज़रिया बनाता है। सामाजिक कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो समाज को एक दिशा दें, यूथ को, नौजवान को, जब तक कि उसकी एनर्जी को आप चैनलाइज नहीं करेंगे, जब तक कि आप उस युवा की आंखों में वो सपने नहीं डालेंगे जिन सपनों को हासिल करने के बाद वो जिन मंजिलों पर पहुंचेगा, और वहाँ खड़े होकर जब वो अपनी शख्सियत को, अपने वजूद को निहारेगा, उसे एहसास होगा कि तूने कहाँ से सफ़र शुरू किया था और कहाँ पहुँचा, और सैकड़ों हज़ारों आँखें जब उसको देखेंगी तब उसे तरक्की का एहसास होगा। अच्छा, आपके माध्यम से मैं मुस्लिमों के लिए एक बात और पूछना चाहता हूँ। जिस तरह मदरसे में उर्दू, अरबी, तमाम तरह की पढ़ाई जाती है, लेकिन नितिन गडकरी जी ने एक बात कही थी कि अपने बच्चों को इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, मतलब IPS बनाओ, बड़े बड़े उसमें पद पे बिठाओ। तो उसमें ये जो आप मदरसे में सिर्फ उर्दू अरबी सिखाते हैं वो आपके काम आने वाली नहीं है। ये ज़रूर है कि आपके इस्लाम में सही है, उसको इबादत के तौर पे आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा कि ये मदरसों में आपकी संस्था तो है, अगर उसमें आप एजुकेशन और अच्छे से दे दो, इंग्लिश, हिंदी और तरह तरह की जिस तरह से लोग पढ़ाई करते हैं, तो वो अगर वहीं हो जाए तो वो कैसा रहेगा मुस्लिमों के लिए? देखिए, मैं इस बात को ऐसे कहता हूँ, पूरे देश में स्कूलों का जाल बिछा हुआ है। हो सकता है कि आबादी के एतबार से ये स्कूल कम हो, इंग्लिश मीडियम भी हैं, हिंदी मीडियम भी हैं, मतलब केंद्र सरकार के स्कूल भी हैं, राज्य सरकार के भी हैं, प्राइवेट भी हैं। तो जो बच्चे उन स्कूलों में पढ़ते हैं, ये देखना चाहिए कि उनमें ड्रॉप आउट कितना है। 8th, 10th, 12th के बाद कितने बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं और आगे नहीं बढ़ते हायर एजुकेशन की तरफ। हमें ये देखना चाहिए कि IPS एक मौलवी को बनाना चाहते हैं आप, या IPS एक इंजीनियर को या ग्रेजुएट को बनाना चाहते हैं आप। आपको डॉक्टर भी चाहिए तो MBBS करेगा, आपको इंजीनियर चाहिए तो BTech करेगा, आपको कंप्यूटर में कोई प्रोफेशनल चाहिए तो वो BTech कंप्यूटर साइंस में करेगा। आपको एक एक्सपर्ट चाहिए मस्जिद के लिए जो आपको नमाज़ें पढ़ाए। आपको एक एक्सपर्ट चाहिए आपकी ज़िंदगी में इस्लाम के मुताबिक कुछ फ़ैसले कराने हैं, तो उसके लिए आप उसे मुफ्ती बनाएंगे, दारुल इफ्ता का वो कोर्स करेगा। तो हमें ये चीज़ पे गौर करना होगा कि हमें कितने मौलवी, कितने इमाम, कितने मौज़िन, कितने मुफ्ती चाहिए। पहला तो ये। दूसरा ये कि हमेशा मदरसों पे ये नज़र नहीं रखनी चाहिए कि मदरसों को इंग्लिश पढ़ाई जाए, मदरसों को साइंस और मैथ्स पढ़ाया जाए। हाँ, मैं बहुत दिन से इस बात पे ज़ोर देता हूँ कि हमें अपने मौलवियों को पढ़ाना चाहिए। मौलवी के पास सिर्फ कुरान की नॉलेज नहीं होनी चाहिए, मौलवी के पास सिर्फ हदीस की नॉलेज नहीं होनी चाहिए,
मौलवी के पास आज की हर उस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए जो उसकी और उसकी फैमिली की ज़िंदगी में काम आ सकती है। दकियानूसियत से परे जाके आप आलिम हो गए, आप फाजिल हो गए, ये तो आपने इस्लामी तालीम हासिल कर ली, मदरसों के ताल्लुक़ से बात कर रहा हूँ, आप मुफ्ती बन गए, लेकिन आप मदरसे में बच्चों को अरबी उर्दू जब सिखा रहे हैं तो उन्हें बेहतर हिंदी पढ़ने और बोलने वाला भी बनाएं, अंग्रेज़ी की भी उनको तालीम दें। अगर आप उसको एक दाई के ताल्लुक़ से ही देख रहे हैं तो अगर वो कल किसी को दावत भी देने जाएगा तो वो किस ज़बान में देगा? जिस ज़बान को वो सीखता है वो ज़बान तो बहुत सारे लोग अब आज की तारीख़ में समझते नहीं हैं हिंदुस्तान में। हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें मौलवी से क्या काम लेना है और जो हमारे बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनसे क्या काम लेना है। इससे हट के मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, मुसलमानों में बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की हैं जो शादियों पे 20-20 लाख रुपए से लेके 2-2, 3-3, 4-4 करोड़ रुपए खर्च करते हैं, शो ऑफ पे खर्च कर देते हैं। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो उनसे कहे कि शादी जो है वो सादगी से करो। उनकी एक हैसियत है तो वो कर रहे हैं उतनी बड़ी शादी, वो भी करनी चाहिए। अगर वो 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ रुपए की शादी कर रहे हैं तो इसके माने ये है कि उनकी हैसियत है, उसके पास इससे कहीं ज़्यादा पैसा है, तो उस पैसे का वो सही इस्तेमाल करें। ऐसे नौजवान अपने इलाके और बस्ती में से चुनें जिनका नज़रिया बिल्कुल साफ़ हो, जो सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हो। उनसे कहें कि चलो स्कूल की बिल्डिंग हम बना के दे रहे हैं, तुम बच्चों को पढ़ाना, नहीं नस्लों को पढ़ाना। बिल्कुल। अपने इलाके में एक हॉस्पिटल बना दें कि जहाँ हमारी माएँ बहनें, हमारे बुज़ुर्ग बहुत देर में, जहाँ हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स के यहाँ उनके नंबर आते हैं, अगर ज़्यादा डॉक्टर होंगे, ज़्यादा हॉस्पिटल होंगे तो आसानी से इलाज दस्तयाब होगा। मैंने आपसे ये सवाल इसलिए किया क्योंकि मदरसों में बिल्कुल फ्री पढ़ाई होती है जी, सब चीज़ फ्री सिखाया जाता है। वो कह रहे हैं कि जो दारुल उलूम से भी हमने सुना है कि वो कह रहे हैं कि अब हम इसको शुरू कर देंगे, सब चीज़ें पढ़ाएंगे जी, ताकि हमारे बच्चे अगर मस्जिद में इमामत नहीं करा सकते तो कहीं अच्छी से नौकरी। यही तो मैं कह रहा हूँ, आपको जब तक ये मालूम नहीं होगा कि आपको कितने इमाम चाहिए, आप तब तक ये फैसला ही नहीं कर पाएंगे कि मैं इमामों से क्या काम लेना है। अगर आपके पास हिंदुस्तान में 4 लाख मस्जिदें हैं तो हर साल कितने इमाम रिटायर हो रहे हैं, कितने इमाम चाहिए, इसको मसलक के एतबार से भी देख लें। यानी बेरोज़गारी तो वहाँ भी है ना, लेकिन आलमियत का और फजलत का कोर्स करने के बाद वो भी तो लोग बेरोजगार हैं। वो फिर कल कोई और दुकान खोलते हैं, कोई मोबाइल की शॉप पे बैठा है, कोई शेरवानी बेच रहा है, कोई वास्कट बेच रहा है, कोई दर्जी मतलब टेलर बन के लोगों के कपड़े सी रहा है। तो क्या फ़ायदा उस तालीम का? वो भी तो अपनी तालीम का इस्तेमाल नहीं कर रहा है ना। तो आजकल अपने बच्चों को जो मुस्लिम मदरसों में भेजते हैं, पढ़ाते हैं, उनको आलिम बनाते हैं, मुफ्ती बनाते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि उनको उनके साथ साथ वो चीज़ें भी दें जो हमारे काम आए, ताकि हमारा जो मुस्लिम बिरादरी है वो मजबूत हो? देखिए, इस बारे में मेरा कहना ये है कि आप किसी बच्चे को आलिम भी बनाएं, फाजिल भी बनाएं, लेकिन साथ साथ उसको मॉडर्न एजुकेशन भी दें। क्या ये इस बात में क्या परेशानी है कि आपका लड़का मौलवी भी है, मुफ्ती भी है और वो ग्रेजुएट भी है? तो मेरी नज़र में एक ये बड़ा एक छोटा सा दिलचस्प सा किस्सा है, मैं आपको बताऊं। 11th में मुझे एक अच्छा अंग्रेज़ी का कोटेशन मिला। वो कुछ यूँ है कि एजुकेशन शुड बी फॉर लाइफ, नॉट फॉर लिवलीहुड। मैंने इसको बड़े अच्छे से डिज़ाइन किया इंग्लिश में, और जहाँ मैं पढ़ता था अपने रूम में बैठ के टेबल के ऊपर दीवार पे लगा दिया इसको मैंने। हमारे वालिद साहब आए कमरे में, उन्होंने देखा और उन्होंने देख के कहा, लो जी ये लड़का तो बर्बाद हो गया। पेरेंट्स पुराने हों, नए हों, मेरे हों, आपके हों, किसी के भी हों, वो ये चाहते हैं कि ये बच्चा जो तालीम हासिल कर रहा है इसके बाद इसको रोज़गार मिले इस तालीम के मुताबिक। जबकि वो कोटेशन ये कह रहा है कि तालीम ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए है और रोज़गार आपका कुछ भी हो सकता है। तो इस बात के भी 2 पहलू हैं जो आपने मुझसे पूछी, कि किसी शख्स ने मदरसे से कोई डिग्री हासिल की और उसके बाद वो फल बेचता है, खजूर बेचता है, कपड़े बेचता है, मोबाइल की शॉप पे है, ट्रैवल एजेंट बन गया है। जब वो ये काम कर रहा है तो उसकी ज़िंदगी में वो ईमानी जज्बा होना चाहिए, वो इखलास होना चाहिए जो उसने वहाँ सीखा 8 साल, 10 साल, 12 साल। ईमानदारी से काम करे, लोगों को सच्चाई की और खुलूस की दावत दे। वो ऐसा नहीं होता, वो भी उसी लालच में पड़ जाता है, वो भी उसी तरह से झूठ बोलता है, वो भी वैसे ही अपने कारोबार को बढ़ाता है जैसा वो शख्स बढ़ाता है जो मदरसे में नहीं पढ़ा होता। तो एजुकेशन बेकार हो गई। रोज़गार अपनी जगह पे है। हर शख्स मदरसे से पढ़ा हुआ मस्जिद में इमाम नहीं बन सकता, हर शख्स किसी दारुल इफ्ता में नौकरी नहीं हासिल कर सकता, हर शख्स मस्जिद में मुअज्जिन नहीं बन सकता। तालीम भी अलग अलग तरह की है। कुछ लोग कलाम पाक हिफ्ज़ करते हैं, कुछ लोग सिर्फ नाजरा पढ़ने जाते हैं,
कुछ लोग वहाँ हदीस की भी तालीम हासिल करते हैं। जहाँ तक मेरा मानना है कि हर मुसलमान को, किसी भी धर्म का बच्चा हो, किसी भी धर्म का बच्चा हो, उसे अपने धर्म की बुनियादी जानकारी मिलनी चाहिए। वो उसे अपने घर से मिले, स्कूल से मिले, किसी पाठशाला से मिले, किसी मदरसे से मिले, चर्च से मिले, मस्जिद से मिले, कहीं से भी मिले। देखिए, मज़हब इंसान की ज़िंदगी में अखलाकियात लेके आता है, नैतिकता लेके आता है। और अगर ज़िंदगी में नैतिकता नहीं है तो इंसान कोई भी काम करेगा, उसकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है। कोई भी काम करने से मुराद ये है कि अच्छे काम, चोरी डकैती उस तरह की बातें नहीं। आप अगर कपड़े की दुकान पे कपड़ा बेच रहे हैं और आप कम नाप रहे हैं, जितनी उसकी कीमत हो सकती है उससे 2 गुनी 3 गुनी वसूल रहे हैं, आप सामने वाले की मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं, मज़हब ये नहीं सिखाता, कोई भी मज़हब नहीं सिखाता, इस्लाम ही नहीं, कोई भी मज़हब ये नहीं सिखाता कि आप किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाएं। जहाँ तक आपने तालीम की बात की है कि मदरसे के बच्चों का क्या किया जाए, मेरा ये मानना है कि अब दुनिया इतनी बदल गई है, 21वीं सदी भी चौथाई गुजर गई है, मदरसों को अपने निसाब पे गौर करना चाहिए। बच्चे को बुनियादी तालीम मज़हब की दें, उसको कुरान शरीफ भी पढ़ाएं, उसको एक अच्छा मुसलमान बनने वाली सारी तालीम दें। लेकिन इसमें क्या परेशानी है कि वो ग्रेजुएट भी हो जाए, उसके पास यूनिवर्सिटी की डिग्री हो, किसी बोर्ड का सर्टिफिकेट हो, 12वीं जमात ही पास कर ले, वो कपड़े बेचने से, खजूर बेचने से जॉब करे, मोबाइल शॉप खोलने से जॉब करे। जी। देखिए, हमेशा हर पढ़े लिखे शख्स को नौकरी नहीं मिला करती। मैं ये जो सारी बात कर रहा हूँ, मैं उसी कोटेशन के, उसी मकौले के इर्द गिर्द कर रहा हूँ कि एजुकेशन शुड बी फॉर लाइफ। तालीम मजहबी हो या तालीम दुनिया की हो, आप इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, ये एक चीज़ होगी इसमें प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन आपकी कि आप क्या बनाना जानते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। मज़हब तो आपको एक अच्छा इंसान बनाता है। लेकिन एक बात रोकता हूँ मैं आपके, आजकल के जो वालिदैन हैं वो तो एक चीज़ सोचते हैं कि मदरसों में क्योंकि लोग गरीब ज़्यादा हैं बेचारे, वो गरीब बच्चे जो हुए हैं तो वो मदरसे में इसलिए भेज दें क्योंकि वहाँ फ्री पढ़ाई होती है। और दूसरा, उनको ये लगता है कि हमारा इस्लाम में यही है कि बच्चों को पढ़ाओ। उनको ये नहीं पता कि बच्चों को पढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि उर्दू ही पढ़ाओ। दरअसल आप सुनिए इस बात को, हमारी मस्जिदों से लगातार जो तकरीर की जा रही है वो ये की जा रही है कि तालीम 2 तरह की है, एक दीनी तालीम, एक दुनियावी तालीम। दीनी तालीम हासिल करेंगे तो जन्नत में जाएंगे, दुनियावी तालीम हासिल करेंगे तो जन्नत की कोई गारंटी नहीं है। तो लोगों को ये लगता है कि मदरसे में जो पढ़ाया जाता है वो दीन पढ़ाया जाता है, और ऐसा है भी किसी हद तक। कलाम पाक पढ़ाया जाता है वहाँ पे, और बुनियादी जानकारी मज़हब की दी जाती है। मेरा मानना है कि जब तक इस रवैये को नहीं बदला जाएगा, ये तालीम का जो डिवीज़न किया है दुनिया और दीन में, ये बुनियादी तौर पे बिल्कुल गलत है। दीन एक कॉन्सेप्ट है जो इंसानी की ज़िंदगी में आता है तो इंसान की ज़िंदगी बदल जाती है, और दुनिया ये जगह है जहाँ इंसान को भेजा गया है। बिल्कुल। और अल्लाह ताला कलाम पाक में जगह जगह कहता है कि गौर व फिक्र करो जो कुछ है ज़मीन और आसमान के दरमियान। तो अल्लाह आपसे किस चीज़ में गौर व फिक्र करने के लिए कह रहा है? ज़मीन और आसमान के दरमियान क्या है? दुनिया। ये सारी तमाम चीज़ें जो हमारे आसपास हैं, ये पेड़ पौधे, ये ऊंची बिल्डिंगें, ये नदी नाले, पहाड़, समंदर, चांद सितारे, जो कुछ आपको नज़र आ रहा है। और जिन लोगों ने इन चीज़ों में गौर व फिक्र किया है, उन लोगों ने आपको इंटरनेट दे दिया, रेडार दे दिया, उन लोगों ने आपको टेलीविज़न दे दिया, उन लोगों ने मोबाइल दे दिया, कैमरा दे दिया जिस पर आप ये काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और उन्हीं लोगों ने आज आसमान में अपनी नई नई मंजिलें तलाश करने की मुहिम छेड़ रखी है। इसमें कोई बुराई नहीं है। और अगर आप जाएं, पीछे हटें, तालीम की ही तारीख़ को पढ़ें, ये जो बातें मैं आपसे कर रहा हूँ, इनमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मुसलमानों का है। आप पढ़ें इब्ने बतूता ने क्या किया है, आप पढ़ें अल-बिरूनी ने क्या किया है, आप पढ़ें अल-फ़ाराबी ने क्या किया है, राज़ी ने क्या किया है, अविसीना ने क्या किया है, जाबिर इब्ने हय्यान ने क्या किया है। मैं आपको नाम गिनों में 30-35 मुसलमान साइंटिस्ट के नाम बताऊं जिन्हें लोगों को मालूम भी नहीं है कि ये मुसलमान हैं, और पढ़ के ग्रेजुएट हो गए, पोस्ट ग्रेजुएट हो गए, अपनी नौकरी से रिटायर हो गए। केमिस्ट्री में कहा जाता है फादर ऑफ द मॉडर्न केमिस्ट्री जैबर। वो जैबर नहीं है, वो कोई इंग्लिश नाम नहीं है, वो जाबिर है, जाबिर इब्ने हय्यान। इब्ने सीना को एविसीना कहते हैं वो लोग। और हम भी बचपन में 9-10 में जब पढ़ते थे, एविसीना कोई होगा, क्रिश्चियन होगा, कोई यूरोपियन होगा। बाद में पता चला कि एविसीना यानी इब्ने सीना। तो हमारे बड़ों ने, हमारे बुज़ुर्गों ने जो इजादात की, जो लफ्ज़ कैमरा मैंने भी इस्तेमाल किया, दरअसल ये अरबी के लफ्ज़ कमरे से बना है।
डार्क रूम, वहीं तो नेगेटिव डेवलप हुआ करता था। ये कॉन्सेप्ट देने वाला भी मुसलमान है, इब्ने हैशम, आपके लिए मैं जानकर दूँ, वो भी एक मुसलमान था। बिल्कुल। हवाई जहाज़ का कॉन्सेप्ट देने वाला भी एक मुसलमान ही था। ऑप्टिक्स, ये ऐनक का ये कॉन्सेप्ट देने वाले भी मुसलमान ही थे। मॉडर्न साइंस में मुसलमान कहीं नज़र नहीं आता। उसकी कुछ तारीख़ी वजूहात हैं। जब मंगोलों के हमलों के बाद आपका पूरा सेंट्रल एशिया यानी उज़्बेकिस्तान और ये ताजिकिस्तान वगैरह ये कंट्रीज़ हैं, ईरान है और फिर इराक़ तक, बगदाद तक या मिस्र तक, जो एक तहज़ीब पनपी थी पिछले 500-600 साल में, जहाँ ये कहते थे कि दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे मॉडर्न शहर बगदाद हुआ करता था। ये समझिए कि जब मंगोलों ने बगदाद में कत्लेआम मचाया तो लाइब्रेरियों में आग लगा दी, मुसलमानों की इजादात, मुसलमानों की किताबें जल गई। वो तो बाद में अंग्रेज़ों को शौक़ है, यूरोपियंस को शौक़ है लिखने पढ़ने का, तो वहाँ से पुरानी किताबें, टैबलेट्स उठा के ले गए, उन पर उन्होंने रिसर्च की और उनकी ईमानदारी भी देखी कि उन्होंने अपनी ज़बान, जाबिर इब्ने हय्यान ने जो किया, उन्होंने अपने नाम से शाये नहीं कराया, उन्होंने जाबिर के नाम से शाये कराया, लेकिन वो जाबिर को जैबर लिखते हैं। ये ज़िम्मेदारी हमारी थी कि हम अपने लोगों को बताएं कि जो जैबर है वो जाबिर है। ये हमारी ज़िम्मेदारी थी कि जिसको वो अवी सीना कहते हैं वो दरअसल इब्ने सीना है। बिल्कुल। जिसने अम्ल राज बनाया, यानी जिसमें आप सोने को, गोल्ड को गला सकते हैं, और बहुत सारी इजादात हैं। बुनियादी जानकारी तो मुसलमानों की दी, मगर मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी में यूरोप कहीं आगे निकल गया। उसकी वजह थी कि मुसलमान, ये देखिए पिछले 400-500 साल, 1500 के बाद, 1400 के बाद, मुसलमान की ज़िंदगी का मकसद शायद सिर्फ जंगें करना, बहादुरी के तमगे हासिल करना, हुकूमतें करना हो गया। मुसलमान ने इससे बढ़ के सोचा ही नहीं। अच्छा आसिफ भाई, जैसे आप वरिष्ठ पत्रकार हो, आपने बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े हालात, और उम्र भी माशाल्लाह आपकी ठीक ठाक है। मतलब क्या कहना चाहते हैं? जी, मतलब मुस्लिम लीडरशिप के बारे में आपके क्या ख्याल है, क़यादत के बारे में? देखिए, ये मेरी नज़र में भारत में मुस्लिम लीडरशिप एक फ़िरका परस्त मुसलमानों का छोड़ा हुआ शगुफ़ा है। मुस्लिम लीडरशिप जैसी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि साहब इधर हिंदू लीडर खड़े हैं, इधर मुसलमान लीडर खड़ा होगा। ये असल में मैं बहुत दिनों से एक बात कहता हूँ और मेरे अंदर हिम्मत है ये बात कहने की, और मैं अपनी बात को साबित भी कर सकता हूँ। मुसलमानों को डेमोक्रेसी में रहना आता ही नहीं। मुसलमान जमहूरियत के माने ही नहीं जानता। दूसरी चीज़, भारत का जो आम मुसलमान है वो हिंदू मुस्लिम के साथ इख्तलात में रहता आया है, मगर कुछ लोग जो अपनी लीडरशिप चमकाना चाहते हैं वो हिंदू मुस्लिम के बीच में एक खाई पैदा करके ही अपनी लीडरशिप चमका सकते हैं। बीजेपी चमका चुकी। बीजेपी ने दिखाया कि बगैर कोई बहुत बड़े काम किए, बगैर कोई बहुत बड़ी योजनाएं, बहुत बड़ा फ़ायदा जनता का किए, आप केंद्र में और राज्यों में सिर्फ धर्म का नाम लेकर आप सरकार बना सकते हैं। यही मुसलमानों के बीच में कुछ लोग मुस्लिम लीडरशिप का शगुफ़ा छोड़ते हैं, क़यादत का शगुफ़ा छोड़ते हैं। देखिए, क़यादत तो सबसे पहले आपके घर से शुरू होती है। क़यादत के माने ही लोगों को नहीं पता है। क़ायद या क़यादत जो चीज़ है वो लोगों की ज़िंदगियां संवारने का नाम है, लोगों को इकट्ठा करने का नाम है, ना कि लोगों को जुदा करने का नाम, उनकी ज़िंदगियां बर्बाद करने का नाम। और आजकल जिस क़यादत की तरफ शायद आपका इशारा है, मेरी नज़र में, मैं वो पहले कह चुका हूँ कि ये मुसलमानों की जो फ़िरका परस्त सोच है उसके जहन की पैदावार है मुस्लिम क़यादत। जबकि डेमोक्रेसी में एक सरकार होती है और सरकार के कुछ प्रोग्राम होते हैं, उन प्रोग्रामों के मुताबिक सरकारें काम करती हैं, एक सिस्टम बना हुआ है। लीडर कुछ नहीं करता, कुछ नहीं कर सकता। लीडर से ज़्यादा ताकत एक दरोगा की होती है, लीडर से ज़्यादा ताकत एक डीएम की, एसडीएम की होती है, लीडर से ज़्यादा ताकत एक जज के अंदर होती है। भारत के सिस्टम को समझे बगैर क़यादत की कोई तस्वीर बनाना नामुमकिन है। और जिस क़यादत की तस्वीर आज बनाई जा रही है और बना के पेश की जा रही है, मेरे अपने नज़रिए से ये बेवकूफ़ी के सिवा कुछ नहीं। तो आपका मतलब है नई नस्लों को जिस तरह वो नेतागिरी का शौक़ रखते हैं, उससे बेहतर है डीएम बने, आईपीएस बने, जज बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। बेशक, मैं ये वाली बात भी बहुत दिनों से कहता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि मुसलमानों को सियासत के अलावा कोई और काम समझ में नहीं आता।
जो वो लड़का घर से चलती है उनकी जी सियासत। जो लड़का स्कूल में अच्छे नंबर ला के 10th नहीं कर सकता, 12th नहीं कर सकता, ग्रेजुएट नहीं हो सकता, पोस्ट ग्रेजुएट नहीं हो सकता, PhD नहीं कर सकता, वो लड़का सियासत करता है, वो नेता बन जाता है, वो प्रधान बन जाता है, वो ज़िला पंचायत का इलेक्शन लड़ लेता है, उनमें से ही बहुत सारे लोग विधायक बन जाते हैं। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि घर के, मोहल्ले के, बस्ती के जो सबसे नालायक लड़के होते हैं वो पलट के हमारे हाकिम बन जाते हैं। तो मुसलमानों को ये सोचना चाहिए कि हमारे लीडर कैसे होंगे। हमारे लीडर भी उनको होना चाहिए जिनके पास मंजिलें हों, रास्ते हों। और हमारे जो मौजूदा लीडर हैं, मुझे नहीं लगता कि इनके पास कुछ मंजिल है मुसलमानों को देने के लिए, कोई प्रोग्राम है। जब तक कि आपके पास किसी कौम के लिए, किसी बिरादरी के लिए, जिसके नाम पे आप लीडर बनना चाहते हैं, उसके लिए कोई रास्ता नहीं, उसके लिए कोई मंजिल नहीं, कोई डिज़ाइन नहीं, आपको ये पता ही नहीं इनको लेके जाना कहाँ है, तो भेड़ों का एक झुंड बना रहे हैं आप हाँकने के लिए, चलो इधर, चलो उधर, चलो इधर, यही तो करना चाहते हैं आप। तो आप किसी को मंजिल दिखाइए, बनाना क्या चाहते हैं आप, सही, करना क्या चाहते हैं आप। क्या आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएंगे? वो तो बन जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कराएंगे आप? हाँ, नेतागिरी में कराना क्या क्या चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। सिस्टम है भारत का, कोई भी सरकार आएगी, भारत और कोई भी स्टेट उस सिस्टम के मुताबिक चलेगा। आप क्या सिस्टम बदल देंगे? जो लोग मुस्लिम क़यादत की बात करते हैं कि यहाँ खिलाफत ले आएंगे, और क्या खिलाफत इस वक्त दुनिया के किसी मुल्क में है जहाँ 100% मुसलमान है, वहाँ भी खिलाफत नहीं है, वहाँ भी इस्लामी हुकूमत नहीं है? फिर भारत में क्या ख्वाब दिखा रहे हैं आप? क़यादत के माने क्या हैं आपके? और आप इतने दिनों से कायद हैं, इतने दिनों से क़यादत चल रही है मुसलमानों की, उसके बावजूद आपने मुसलमानों के ख़िलाफ़ कानून बनवा दिया। वक्फ बोर्ड पे आपने मुसलमानों के ख़िलाफ़ कानून बनवा दिया। 3 तलाक़ पे आपने मुसलमानों की सोच के ख़िलाफ़ कानून बनवा दिया। हालांकि जो कानून बना है उसमें कई खामियां हैं, मगर मैं एक नशिस्त में 3 तलाक़ के भी ख़िलाफ़ हूँ। मैंने ख़ुद, जब मैं कई चैनलों में उस दौरान रहा, ज़फ़र याब जिलानी साहब जो कि अब तो इस दुनिया में नहीं है, मेरी उनसे गुफ्तगू हुई, मैंने लाइव डिबेट में उनसे ये सवाल पूछा था, और उन्होंने बाद में मुझे फ़ोन करके अप्रिशिएट भी किया कि नहीं, जो आपका नज़रिया है वो सही है, मगर क्या करें कि हमें पॉलिटिकली हमें बहुत कुछ देखना पड़ता है। यानी 3 तलाक़ वाले मसले का विरोध कर रहे थे जो हमारे दानिश्वर, वो ये कह रहे थे कि चूँकि ये पॉलिटिकल इशू है और हमें बीजेपी का विरोध करना है, इसलिए हम 3 तलाक़ के मसले पे इसके ख़िलाफ़ हैं। जो कानून सरकार लाना चाहती है, 3 तलाक़ को ख़त्म करना चाहती है। अच्छा, आजकल मेरा आखिरी सवाल है जी। आजकल जिस तरह से देश में नफ़रत का माहौल है, तो हर इंसान एक दूसरे से घिन करता है, नफ़रत करता है, तो उसके बारे में आप देश के लिए, देश के लोगों के लिए और अपने समाज के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं छोटी छोटी 2-3 बातें कहूँगा। पहली बात तो ये कि मुझे नहीं लगता कि लोग एक दूसरे से नफ़रत करते हैं। सोशल मीडिया पे नफ़रत का इजहार ज़्यादा है। लोग अगर एक दूसरे से नफ़रत किया करते तो गांव-गांव में, गली-गली में दंगे होते, लोग मज़हब पूछ के एक दूसरे को मारा करते। ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें पॉलिटिकली मोटिवेटेड होती हैं। हाँ। किसी पॉलिटिकल पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो कारकुन हैं, वो कहीं किसी दंगे में, किसी लिंचिंग में इन्वॉल्व होते हैं, उसके पीछे कोई वजह होती है, कोई लीडर इन्वॉल्व होता है, उसे इलेक्शन लड़ना होता है, इसलिए किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन को वो इंस्टिगेट करता है और उसको बड़ा कर दिया जाता है। ये मैं नहीं मानूंगा कि हर शख्स से नफ़रत करता है। नफ़रत अभी हिंदुस्तान में उस लेवल तक नहीं पहुंची है। लोग आपस में बड़े प्यार से रहते हैं। आप बाज़ारों में जाके देखिए, बड़ी मोहब्बत से बात करते हैं, एक दूसरे के साथ ताल्लुकात है। मैं जो कारोबार करता हूँ, मेरे सारे के सारे क्लाइंट गैर मुस्लिम हिंदू हैं, मुसलमान नहीं हैं, और मेरे उनके साथ ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं। तो इसका मतलब पॉलिटिकल है नफ़रत? जो ये सब पॉलिटिकल है। पॉलिटिक्स को जो सूट करता है वो वैसा एनवायरनमेंट बनाती है। इसलिए मैं कहता हूँ, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी भारत में कुछ दिनों के लिए बंटवारे के बाद या बांट के कामयाब हो सकती है। अल्टीमेटली योगी आदित्यनाथ जो नारा लगाते हैं, महाराष्ट्र में भी लगाया और बिहार में भी लगा दिया कि बटोगे तो कटोगे, वो इकट्ठा ही तो करना चाह रहे हैं। हो सकता है कि वो 20% को अलग करके बाकी 80 को इकट्ठा कर रहे हैं। उन्हें यह मालूम है कि हिंदू समाज भी कहीं ना कहीं बटा हुआ है, अगड़े पिछड़े में, जातियों में। जातियों का बंटवारा एक अलग तरह का बंटवारा होता है। मैं मानता हूँ कि जो धर्म के नाम पे, मज़हब के नाम पे जो बंटवारा है, देश के लिए ख़तरनाक है। एक बार हो चुका 1947 में, और वो जो एक मज़हब, एक किताब के नाम पर जो बटे थे, 1971 में उनका भी बंटवारा हो गया था। वो कुरान के नाम पे, रसूल के नाम पे, मज़हब के नाम पे वो एक नहीं रह सके, वो ज़बान के नाम पे अलग हो गए।
वो दूरी के नाम पे अलग हो गए। आप ये देखिए 14-15 मुल्क हैं जहाँ अरबी ज़बान बोली जाती है, जो हस्ब नस्ब से अरबी हैं, मगर अलग अलग हैं, एक जगह नहीं है। आप देखिए सऊदी अरब कहीं है, यूएई क्या है, कतर है, बहरीन है, ओमान है, यमन है। यमन और सऊदी अरब की दुश्मनी भी आप जानते हैं। तो एक ही मज़हब के मानने वाले एक ही जगह रहेंगे, ये कहीं ज़रूरी नहीं है। मज़हब ज़िंदगी में राजनीति के लिए काम नहीं आना चाहिए, मज़हब ज़िंदगी में इंसानियत के काम आना चाहिए। मज़हब हमें बहुत अच्छी बातें सिखाता है, हमें उन अच्छी बातों पर गौर करना चाहिए। और क्या सवाल था आपका? बस और कुछ नहीं। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और बेहतरीन शख्सियत के मालिक, बहुत अच्छे इंसान, जिन्होंने हमारे सवालों का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। आजकल के जो हालात चल रहे हैं, जो देश में नफ़रत हो रही है और जो देश में चुनाव हो रहे हैं, दंगे फसाद मर्डर को लेकर उन्होंने हमारे सवालों का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। तो दिए इजाज़त, मैं कलीम सहारनपुरी उत्तर प्रदेश से। मिलते हैं किसी और नए मुद्दे और नई वीडियो के साथ।